Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा नॉट ओनली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट बट ये वाला लेक्चर जो है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेट्स से एक सिंपल सा काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दे डोंट नो व्हाट इज एसिटिक एसिड, दे डोंट नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। सो जिन भी बच्चों को डाउट है 12th क्लास के बच्चों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डाउट है तो वो ये वाला लेक्चर देख सकते हैं और हमारे क्लास 11 स्टूडेंट के लिए तो ऑब्वियसली ये लेक्चर है ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अनदर वन इज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड है। कहाँ से ऑब्टेन्ड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग में हमारे प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, राइट। तो कहां से मिल रहे हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। बेटा काफी बच्चे लिख जाते हैं कि भाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई अगर नॉन लिविंग बोल रहे हो तो ऑर्गेनिज्म काहे का? ठीक है फाइन। तो कहां से? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेटर रिप्लेसमेंट है ऑफ द वर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग में हमारे क्या कहेंगे? काफी सारी आप मिनरल्स बोल लो। कहां से? मिनरल्स कहां से मिलते हैं? रॉक से। गैसेस हो गई हमारी काफी सारी। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अब हम बेटा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना थोड़े बहुत साइंटिस्ट के बारे में एक बार एक आइडिया ले लेते हैं कि अब देखो भाई कहीं जाना होता है तो उसका भाई पता तो निकालते हैं कि कैसा है पर्सन, कैसा नहीं है। तो वैसे ही अब हम थोड़े से साइंटिस्ट के बारे में स्टडी कर लेंगे अपना लेक्चर प्रोसीड करने से पहले। तो हम बात करते हैं कि 1815 में बर्जीलियस नेम का साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स के बारे में बताया। फर्दर ये जो वाइटल फोर्स के बारे में बताया तो इस थ्योरी को आगे टर्म दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब बर्जीलियस ने भाई सीधे तरीके से बोल दिया कि भाई जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बन सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। किससे बन सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और उसने बोला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरीज में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? बर्जीलियस प्रपोज दैट अ वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर हम वॉलर की बात करें, इन 1828 वॉलर ने प्रिपेयर किया था यूरिया। अब यूरिया कैसे प्रिपेयर किया उसने? भाई अमोनियम साइनेट से। और अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है भाई ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लेते हैं कि वॉलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो अब अगर इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो सभी साइंटिस्ट के भाई जाग गए एकदम से कि अरे भाई बर्जीलियस के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं कि हम लैबोरेटरीज में एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वॉलर ने कैसे कर दिया, इन साइंटिस्ट ने कैसे कर दिया? तो अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बनाया। ठीक है, फिर और भी साइंटिस्ट पीछे लग गए एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने देखा ना चींटी होती है, चींटी क्या करती है? एक चींटी के पीछे 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 एक लाइन में चलते हैं सारे। जनरली हमारा भी यही क्राइटेरिया है, नॉट ओनली द साइंटिस्ट। ठीक है, तो जिसने जो बोल दिया हम उसको गलत प्रूव करने में लग जाते हैं या फिर गलत नहीं तो उसके ऊपर स्टडी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही बाकी साइंटिस्ट को लगा अच्छा कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कोल जो थे 1845 में उन्होंने कुछ एलिमेंट से एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्ट करा। क्या करा? एसिटिक एसिड। फिर एसिटिक एसिड क्या होता है भाई? CH3COOH। आएंगे जिन बच्चों को नहीं पता
इसके बारे में भी अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर 1856 में बर्थलॉट ने मीथेन दिया। क्या दिया? बर्थलॉट ने मीथेन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? मीथेन के बारे में। तो बेटा ये तो था हमारा थोड़े बहुत साइंटिस्ट के बारे में कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी ही है, तो थोड़ा बहुत पीछे से एक बैकग्राउंड आइडिया तो होना चाहिए कि किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन करी। तो जब इतने सारे साइंटिस्ट ने इतनी चीजें बताई तो हमें क्या पता लगा कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिले। इवन हम लैबोरेटरीज में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो इन साइंटिस्ट के थ्रू भाई ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वर्ड जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है। तो जनरली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी। हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही पता लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की बात कर रहे हैं। किनके बारे में बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम किन के बारे में स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में बात करेंगे। बेटा 10th क्लास में सभी बच्चों ने कोवलेंट नहीं, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करा है। इवन कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा है आप लोगों ने, बट वो आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब है जिनमें हम ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करें। किस टाइप के इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं? कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा एटम गेन करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। देख लेते हैं। और मोस्टली हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के नेचर के भी बारे में स्टडी कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th तक आप कैसे पढ़ते थे? 2 and 4, बट अब कैसे पढ़ेंगे? 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो ये तो थी हमारी क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरी शेल में वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? जो आखिरी शेल होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो हमने 2 लॉज के बारे में सुना हुआ है, एक है लॉ ऑफ ड्यूप्लेट और एक है लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ड्यूप्लेट कहता है कि भाई आपके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और लॉ ऑफ ऑक्टेट कहता है कि आपके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो कार्बन जो है ड्यूप्लेट की बजाय ज्यादा स्टेबल हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो हर एटम कोशिश करता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। तो क्या बात करेंगे कि कार्बन जो है उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। देख लेते हैं। मतलब अभी तक हम यहाँ पे आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी। तो देख लेते हैं कि अगर हमारा कार्बन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे +4 चार्ज आएगा। अगर हमारा कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पे -4 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एटम पे भाई कौन सा चार्ज आएगा? आयन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे किस टाइप का चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में देख लेते हैं, जब +4 चार्ज हुआ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कार्बन पे बेटा 6 तो प्रोटॉन्स थे, राइट। बट जब 6 प्रोटॉन थे तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन उतनी रही, बट अब क्या हुआ कि जब 4 ही चले गए तो हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बच गए।
तो हमारा क्या हुआ, एटम स्टेबल ही नहीं हुआ, हमारा एटम स्टेबल ही नहीं हो रहा है। तो भाई ये तो गलत बात होगी कि हमारा एटम स्टेबल ही नहीं हुआ, तो फिर ये चीज तो पॉसिबिलिटी में ही नहीं है। हम बॉन्डिंग क्यों करते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, भाई हमारा एटम स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। कैसा कोशिश कर रहा है, स्टेबल, बट ये स्टेबल तो हो ही नहीं रहा। अब इस वाले इसमें भी देख लेते हैं कि भाई कार्बन के पास अब 6 तो प्रोटॉन है ही, बट 6 और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको होल्ड करने पड़ रहे हैं। तो टोटल भाई उसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये तो हैरानियत वाली बात हो गई। ठीक है, कि अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा जो एटम है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ। तो जब हमारा एटम जो है ये वाला भी स्टेबल नहीं हुआ, तो क्वेश्चन आता है चाहे हम एडिशन कर ले, चाहे चाहे हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो कार्बन एटम था वो स्टेबल ही नहीं हो रहा है। क्या है कि भाई वो स्टेबल ही नहीं है। तो वहां से हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि कार्बन जो है स्टेबल करने के लिए इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इट शोज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट वैसे ही नहीं हुआ, तो हमें पता लगता है कार्बन शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग शो करेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम बात करते हैं कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई। ठीक है, देख लेते हैं हम एग्जांपल कि लेट से आपको CH4 बनाना है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। कार्बन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही कंप्लीट करेगा। तो हमने क्या किया, यहां बना लेते हैं, कार्बन के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है बना लिए भाई। ठीक है, फिर 4 हाइड्रोजन है तो हर एक हाइड्रोजन को इन पोजीशंस पे आप प्लेस कर दें। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे शो किया है, क्रॉस से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हाइड्रोजन को स्टेबल करेंगे कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो ओवरलैपिंग से हमारा हाइड्रोजन तो हमने क्या कर लिया बेटा, ये आपने सारे के सारे 10th में पढ़ा हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, भाई हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था, तो अब हाइड्रोजन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे भी हेयर हेयर एंड हेयर, तो हमारे हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। बात आती है कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा, वो हर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हर एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहां से ऐसे बना लेगा, तो ये क्या बना, बॉन्ड बन गए हमारे ऐसे। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसा बना, कार्बन और हाइड्रोजन CH4 का। ठीक है, कि अब काउंट कर लेते हैं, 4 तो थे ही, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहां से हमारा कार्बन जो है वो भी स्टेबल हो गया, मतलब कार्बन भी खुश और हाइड्रोजन भी खुश हो गया। ठीक है, दोनों खुश हो गए भाई। तो इसीलिए हमें यहां से पता लगता है कि कार्बन जो है वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता, तो इसीलिए वो किस टाइप की बॉन्डिंग शो करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग शो कर रहा है भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। तो अब अगर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, भाई फॉर क्लास 11 स्टूडेंट थोड़ा सा 10th का भी टॉपिक इंक्लूड करती चल रही हूं मैं। क्यों, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जिन्होंने 10th में भी दिक्कत रहती है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो अब ये वाला लेक्चर ध्यान से सुने। तो अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब बहुत ही डाइवर्स नेचर है हमारे कार्बन का, एक हटके नेचर है। ठीक है,
सबसे पहला है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो अब हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कैटिनेशन क्या है भाई? तुम लोगों ने मूवीज तो देखी है ना सारी। फॉर एक मूवी में, फॉरेन में तो सबसे ज्यादा भाई एक साइकिल के पीछे दूसरी साइकिल, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, एक ही साइकिल की ऐसी चेन बनाई होती है और फिर बहुत सारे लोग उसी एक ही चेन ऑफ साइकिल को चला रहे होते हैं, है ना? तो कुछ कैटिनेशन भी वैसे ही है। हम इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन एटम क्या करता है? कार्बन जो है अपने ही एटम के साथ लिंक करता चला जाएगा टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ये कार्बन है, कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ का मतलब खुद के साथ ही, खुद ही के एटम के साथ ही लिंक करेगा भाई। कार्बन ये है तो कार्बन अपने दूसरे एटम के साथ लिंक कर रहा है, फिर ये एक और एटम के साथ लिंक कर रहा है, एक और एटम के साथ एंड सो ऑन। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, उसे हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। क्या बोलेंगे भाई? कैटिनेशन। ठीक है। फर्दर क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट है जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन भी ऑल्सो शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सिलिकॉन भी क्या चीज शो करेगा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगेन सेइंग इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है ये? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब सेकंड आता है, अगर हम सेकंड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें वर्सेटाइल नेचर के टॉपिक में, कि पहला था कैटिनेशन, ये क्या है? इसकी कोवेलेंसी बेटा 4 होती है। कितनी होती है? 4। या फिर हम बात कर सकते हैं इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्या रहेगा ये हमारा? कि भाई ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रा का मतलब क्या होगा? 4। कि आखिरी शेल में क्या है भाई? वेलेंट। आखिरी शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो भाई आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये हमारा क्या है? टेट्रावेलेंट इन नेचर है। तो इसकी कोवेलेंसी भी क्या रहेगी? 4 रहेगी। कितनी कोवेलेंसी रहेगी? 4 रहेगी। तो बेटा अभी तक आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक जो है वो समझ आ गया है कि हमने पहले कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, फिर उसमें हमने थोड़ा आपको गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाया कि क्या ये आयनिक बॉन्डिंग शो कर पाएगा। तो उसमें हमारा एटम स्टेबल ही नहीं हो रहा था। तो जब हमारा एटम स्टेबल ही नहीं होगा तो दिक्कत तो आएगी आएगी। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पे देखा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग से हमें पता लगा कि यस ऑफ कोर्स मेरा जो एटम है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल हो रहा है। हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पढ़ा कि भाई एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा इसकी ये क्या है? टेट्रावेलेंट इन नेचर। कैसा है? टेट्रावेलेंट इन नेचर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेसिकली, फिर उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। किसके बारे में बात करेंगे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, लेट्स से एक चाइल्ड है, वो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ रहा है। 5 o'clock उठ के वो रनिंग वगैरह जा रहा है, फिर 6:30 के करीब आता है वो घर पे। वो क्या करता है? फ्रेशन अप होके, ठीक है, फिर वो स्कूल के लिए रेडी होगा। स्कूल के लिए रेडी होके फिर वो स्कूल में जा रहा है पूरा दिन। ठीक है, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चा घर आता है, खाना खाया। अगर किसी बच्चे ने ट्यूशन ज्वाइन करी है तो वो ट्यूशन जाएगा, या अगर घर पे ही सेल्फ स्टडी है तो वो सेल्फ स्टडी करेगा खाना वगैरह खा के। शायद फिर उसके बाद उसका प्लेइंग टाइम हो जाएगा, खेलने वगैरह भी चल जाएगा। या अगर लेट से किसी बच्चे ने कोई एकेडमी ज्वाइन करी हुई है तो वो भी वहां पे भी जा रहा है।
तो जब वो रात को 8:30 के अराउंड लेट से घर आ रहा है, उसके बाद डिनर किया, उसके बाद मम्मा पापा बोलते हैं भाई तुम बैठ के चुप करके पढ़ लो, तो जो बच्चा सुबह 5 बजे का उठा हुआ है तो वह हद से हद 1 आवर पढ़ लेगा, 9 to 10 या मैक्स टू मैक्स हम बोले 11। बट उसके बाद तो बच्चे को नींद आएगी, क्योंकि पूरा दिन क्या हुआ, एनर्जी तो हमारी रिलीज हो ही रही है। अगर बच्चा काम कर रहा है पूरा दिन, उसका इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो वन मोमेंट पे क्या होगा, वन टाइम पे उसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी कि भाई बस, अब बस हो गई है, अब हम काम नहीं कर सकते, अब हमें सोना है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना फर्दर काम करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो सैचुरेटेड वर्ड का तो मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जॉस्टेड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री से लिंक करें कि सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, लेट से मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उस मतलब एक ग्लास लेके उसमें लेट से मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मैंने क्या किया, 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया। अब जब मैं 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ और उसको मिक्स करा, तो वो मिक्स हो जाएगा, यस मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने एक और चम्मच ऐड कर दी, अगेन मैं उसे मिक्स कर रही हूँ, हो रहा है वो मिक्स, ठीक है भाई हो गया। तो कॉन्टिन्यूसली अगर मैं अपने पानी में कॉन्टिन्यूसली अगर हम शुगर ऐड करके मिक्स करे जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पे हमारा शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। भाई हमारा शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, शुगर क्या होगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड पॉइंट। और सच प्रोसेस और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि फर्दर सॉल्युबल नहीं है। हाँ, अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगी, लेट्स से मेरी पानी में शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं उसे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगी, ठीक है, तो कुछ हद तक मेरी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, बट उसके बाद भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई वो शुगर फर्दर डिसॉल्व ही नहीं होगी, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट। एंड सच आफ्टर दैट उस हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि भाई वो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्या है वो, सैचुरेटेड कंपाउंड है। और फर्दर हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स को फर्दर हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कि जितने भी हम सिंगल बॉन्डिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे भाई, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग है, आइदर दे शो डबल बॉन्डिंग और दे शो ट्रिपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो फर्दर वो क्या है, सिंथेसाइज हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं और डबल से सिंगल, बट फर्दर सिंथेसाइज करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, कि हम सैचुरेटेड में तो क्या बात कर रहे थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग। और फिर अनसैचुरेटेड में अगर हम बात करें तो क्या थी, अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्डिंग शो होगी, क्या होगी बेटा, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया है कि भाई हमारी सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो अब हम पहले एल्कीन एल्कीन एल्काइन पढ़ लेते हैं कि भाई एल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। ठीक है, पहले हम एल्कीन के बारे में देख लेते हैं। जनरली एल्कीन्स जो होते हैं हम बोलते हैं कि वो सिंगल बॉन्डिंग होते हैं। किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग। तो हम आप इसमें लिख भी सकते हैं कि एल्कीन्स में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग। फर्दर अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला की बात करें कि जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला इनका रहेगा CnH2n+2। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। भाई n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला है याद रखें कि जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n, और ये किस टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं,
डबल बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग शो करेंगे? डबल बॉन्डिंग। और अब अगर हम एल्काइंस के बारे में बात करें, एल्काइंस के बारे में बात करें तो एल्काइंस जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग शो करेंगे। कैसा बॉन्डिंग शो करेंगे? ट्रिपल बॉन्डिंग। और इनका फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, इसमें है CnH2n। एल्काइंस में क्या होगा? CnH2n-2। यहाँ पे जो N है, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, आपके कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो N आपका वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इसमें प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेफिक्स प्लस सफिक्स से ही बन के हमारा ये वर्ड रूट बना है। तो जो फर्स्ट वर्ड रूट होता है वो हम बोलेंगे प्रेफिक्स, और जो सेकंड वर्ड रूट के बारे में, लास्ट वर्ड रूट के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या रहेगा? हमारा सफिक्स। क्या रहेगा? सफिक्स। अब एल्केन से ही बता देती हूँ, जो एल्केन्स, अब आपने एक बात याद रखें कि इसमें मोस्टली हमारा सफिक्स चेंज हो रहा है, इस सीरीज में प्रेफिक्स हमारा सेम रह रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो अब यहां पे देखो कि जो प्रेफिक्स थे इन सीरीज में क्या रहे? सेम रहे, बट सफिक्स इनका बदल गया कि एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग है तो हमारा लग रहा है एन, एल्कीन में डबल बॉन्डिंग है तो लग गया इन, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्डिंग है तो क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्डिंग में क्या रहेगा? आइन लगेगा। ठीक है, तो जनरली हमारा इसमें ये चेंज हो रहा है, बट ये जो प्रेफिक्स वर्ड रूट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या है, नेम्स गिवन है C1 से लेके C10 तक। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब C1 आप ऐसा करें, सीरीज वाइज लिख लें। C9 यहां लिख देते हैं और C10 यहां लिख देते हैं, स्पेस नहीं है। C1 में जब किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें जो प्रेफिक्स रहेगा वो रहेगा मेथ। ठीक है, क्या रहेगा? मेथ। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होंगे तो भाई इनका प्रेफिक्स भी चेंज होगा, बट ओवरऑल अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो वो सीरीज तो एल्केन में आएगी, तो है तो वो एल्केन ही, सिर्फ वो सेम रहेगा। वैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा प्रेफिक्स का नेम भी चेंज होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड में जिसमें एक ही कार्बन है उसको हम बोलेंगे मेथ, अगर दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब ये तो था हमारा फर्स्ट वर्ड रूट प्रेफिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमने बोला कि C3 है, अगर एक कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉप। अब उसके बाद अगर हम एल्केन्स की स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं? एल्केन्स की, तो क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो सिंपल इसमें आपने एन लगा देना है, सब में क्या लगा देना है? एन। अब इसमें ये चीज सेम रहेगी, अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो बस इसमें लास्ट का जो वर्ड रूट है वो सेम रहेगा। ठीक है, फाइन। अगर डबल बॉन्डिंग है तो फिर उसकी बजाय क्या लगाना है? इन लगाना है, एंड सो ऑन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? आइन लगाना है। क्या लगाना है? YNE, आइन लगा दे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, डबल बॉन्ड है तो मीथीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी बेटा C1 से लेके C10 तक की। अगर मेरे कंपाउंड में लेट से 4 कार्बन एटम है तो आपको पता हो कि स्टार्टिंग का नेम जो है प्रेफिक्स वर्ड रूट कौन सा लेना है? ब्यूट। सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगाना है, डबल बॉन्डिंग है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन लगाना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? पेन गिर गया भाई।
तो अब हम देख लेते हैं अपने स्ट्रक्चर्स। अब यहां देखें, लेट्स से पहले हम एल्केन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। हम C1 का ही पहले फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब कि अगर मेरी n की वैल्यू इज वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला में अप्लाई करके देखेंगे तो C1H 2 into 1 plus 2, ये हम एल्केन्स का के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो क्या बनेगा C1 2 1 2 plus 2 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू देख लेते हैं, अगर 2 है तो जनरल फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा C2H 2 into 2 plus 2, तो क्या बनेगा 4 plus 2 6, तो क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा C2H6। अगर लेट्स से n हायर वैल्यू ले लेते हैं, n की वैल्यू हमारी क्या है 6 है, हाँ जी क्या बनेगा C6 2 into 6 12 12 plus 2 14, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी कि आपने जनरल फॉर्मूला में अपने n की वैल्यू अप्लाई करके कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं में एल्कीन्स की बात करें, किन की बात करें भाई, यही n की वैल्यू सेम रखते हैं, एल्कीन्स देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं यहाँ पे एल्कीन की केस में, तो C2H 2 into 2 क्या बनेगा C2H4। अगर n की वैल्यू हम 6 लेंगे तो C6H 2 into 6, तो क्या बनेगा C6H12, क्या बनेगा C6H12। अब अगर हम n की वैल्यू n एल्काइंस के केस में 2 लेते हैं, देख लेते हैं, तो C2H 2 into 2 minus 2, तो C2H4 ही बन 2 2 4 minus 2 क्या बना C2H2। जनरली जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है बनने, तो वो मैं अब बताऊंगी कैसे। अगर लेट से मैं n की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो C2H 2 into 3 minus 2, हाँ जी 2 into 3 6 6 minus 2 4 रहेगा, तो C2H4। बेटा n की वैल्यू पुट करके हम ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं इन केस ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हम तीनों के केसेस में ऐसे जनरल फॉर्मूला के थ्रू हम अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो कि भाई हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो वो देख लेते हैं। एक बात याद रखें सबके सब, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है नेचर में। कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट है नेचर में, मतलब कि कार्बन जो है उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तभी वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, स्टेबल रहेगा। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो हम CH4 के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने एक कार्बन बना लिया, कार्बन यही पोजीशंस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ऐसे। अगर हम C2H6 की बात करें, इसमें हमने n की वैल्यू क्या ली है 2 ली है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या करोगे आप, पहले तो 2 कार्बन बना लो। हम एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड, तो आपने क्या है सिंगल बॉन्ड बना ले। अब इस वाले कार्बन को देखो, ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। मैंने कहा था कार्बन भाई 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 में से उसने एक बॉन्ड बना लिया, तो 4 में से एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने बॉन्ड बनाने हैं 3, तो आंख बंद करके सिंपल 3 डंडे डाल दें वहीं आप, ठीक है। अब दूसरे कार्बन पे आ जाएं, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जब आप बॉन्ड्स बना देंगे उसके बाद आंख बंद करके हाइड्रोजन लिख दो,
आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, फाइन। कभी कभी अगर आप बाय चांस, अब एक बात बता दें, कभी कभी क्या होता है कि हम जनरल फॉर्मूला भूल जाते हैं। हाँ, एन की वैल्यू पता है आपको, तो देख लेते हैं। अगर मैंने बोला आपने एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें एन की वैल्यू है 3, तो आप क्या करोगे, सिंपल 3 कार्बन बना लिया। एल्केन है, एन मतलब सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड बना लो। अगेन सेइंग, कार्बन में वही 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो 1 बना हुआ है, 2, 3 एंड 4। अब इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2 बना हुआ है, तो 3, 4। अब अगेन कमिंग टू दिस कार्बन, 1 बॉन्ड इज ऑलरेडी मेड, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड बना दिए। अब आपने क्या करना है, सिंपल हाइड्रोजन जाके आप अटैच कर लें। ठीक है, हाइड्रोजन बना लें आप अपने। तो अब क्या है इसमें, C3 हाइड्रोजन काउंट कर लो भाई, 3 + 2 5 + 2 7 एंड 1 8। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला से लगा के देख लेते हैं। Cn की वैल्यू अगर 3 है तो क्या हुआ, C3 3 2 6 + 2 8, तो बन गया, वेरीफाई हो गया यहां से। ठीक है, तो बेटा दोनों ही केसेस में आपको बेनिफिट है। अगर जनरल फॉर्मूला याद है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करें। एन की वैल्यू तो पता ही है, बट अगर बाय चांस पेपर में एन की वैल्यू भी ना गिवन हो तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए जो मैंने लिखा था। अब एक बार बताओ, इसमें कार्बन 1 है तो प्रेफिक्स मैंने क्या बताया था, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं मीथेन। बेटा नेमिंग में अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसमें मैं आपको दोबारा से नेमिंग अच्छे से बताऊंगी, अभी आप थोड़ा ऐसे देख लें। ठीक है, इसमें एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड था तो एन, इसमें क्या है 1 एंड 2, तो जिसमें 2 कार्बन थे C2 में उसका प्रेफिक्स H था, सिंगल बॉन्डिंग है एन। ठीक है, बट अब क्या है, इसमें क्या है C3 है प्लस एन, तो हमने बोला था जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो तो उसमें हम उसका नेम क्या रखेंगे, प्रेफिक्स में प्रोप। सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगा दे, प्रोपेन। तो आपको ऐसे इनके इन स्ट्रक्चर्स के नेम भी पता लग सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारे एल्केन्स की। ठीक है बेटा, सब के सब बच्चे अपनी रफ नोटबुक में C1 से लेके C10 तक ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन टेक योर क्वेरीज। फाइन, तो ये तो बात थी हमारी एल्केन की। अब मैं आपको एल्कीन्स के स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, बट आपको C1 से C10 तक का ऑर्डर लर्न करना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। C1 से C10 तक का ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो एल्कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एल्कीन्स का 1 लेके C1, तो क्या मीथेन पॉसिबल है बनाना? अगर हम C1 लिख रहे हैं CH2 बनेगा, और हम बोलते हैं एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो C बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग शो करते हैं, 10th क्लास में भी जब आप कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहे थे इन द यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो भाई डबल बॉन्ड का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एल्कीन्स में जो C1 जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। बट हम C2 का देख लेते हैं। आपने क्या करना है, 2 कार्बन बना लो, एल्कीन का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मतलब इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड लिख लें। अब आपने हाइड्रोजन देखने हैं कि कितने लगाने हैं, बट उससे पहले आप बॉन्ड काउंट कर लें। सी में 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो 3 एंड 4। अब इस कार्बन में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिख लो 3 एंड 4।
तो सिंपल उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच कर लेना है। तो हम इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या फिर अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो ये क्या होगा, C2H4, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एल्कीन का, हम C3 का देख लेते हैं। चलो C3 का नहीं तो C5 का देख लेते हैं, ठीक इजी रहेगा। आपने क्या करना है, 5 कार्बन बना लो, 2 3 4 एंड 5। अब जरूरी नहीं है कि आपने यही डबल बॉन्ड लगाना है। हमने बात कर रहे हैं एल्कीन्स की, तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, किसी एक एटम पे डबल बॉन्ड लगाना है। और एक और बात, कोशिश करें यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा लें, बट फर्स्ट कार्बन के बीच में जनरली डबल बॉन्ड ना लगाएं अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं। अब वहां पे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो डबल बॉन्ड में ही लगना था, ठीक है। तो कहीं पे भी आप क्या करें, यहाँ पे लगा लो, लेट से डबल बॉन्ड लगा लिया, एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है भाई। अब आपने क्या करना है, बाकी सब जगह बना ले सिंगल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है फिलहाल, ठीक है। अब हम बाकी बॉन्ड्स लगा दे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो बनाएगा ये 3 बॉन्ड। इस कार्बन ने देखो कितने बनाए हुए हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सिंपल एक डंडा लगा दो भाई, 4 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो भाई, बगैर देखे चुप करके हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर की बात। मुझे पता है n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, जनरल फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कि क्या मेरा स्ट्रक्चर सही है, क्या मैंने हाइड्रोजन एटम सही लगाए हैं। तो अब देखो C5 है, 2 into 5, ठीक है। तो क्या बनेगा, C5H10। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपके हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 10। तो ठीक है, ये तो बात थी हमारी एल्कीन की। आई होप कि आपको एल्कीन्स का पार्ट भी समझ आ गया है, ठीक है। अब हम एल्काइंस का देख लेते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं इसे। एल्काइंस में देखो, अब एल्काइन है, YNES लगा हुआ है, तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो C3 देख लेते हैं, C3 में भाई 3 कार्बन लगा लो, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन पे 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कोई बॉन्ड एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे भाई फ्लो में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, गलत होगा। 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड बन जाएंगे ये तो क्या है, इस पे कोई बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं, इसने ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें। ये तो था हमारा स्ट्रक्चर के बारे में बात। अगर हम जनरल फॉर्मूला के थ्रू इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखें कितने हैं, तो देखो n हमारा 3 है, 2 into 3 minus 2, C3 2 into 3 6 minus 2, तो क्या रहेगा, C3H4। क्या हाइड्रोजन एटम 4 है, यस ऑफ कोर्स हमारे हाइड्रोजन एटम्स क्या है, 4, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे एल्काइंस की। एक और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, C4 का देख लेते हैं एक बारी। आपने 4 कार्बन बनाए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, सिंपल हाइड्रोजन लगा दो, राइट, फाइन। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। तो आई होप कि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करी थी, एल्केन्स किस कैटेगरी में आएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे, और जो एल्कीन्स और एल्काइंस थे वो किस कैटेगरी में आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में, राइट। सो बेटा अब आज के टॉपिक के लिए तो इतना ही काफी है कि आज हमने जनरली
हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जनरली ये कहाँ से आए हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरीज में भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या पता लगा, हमने नेचर के बारे में पढ़ा कार्बन के, फिर हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ा, और आज हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में साथ के साथ पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। फर्दर उस क्लास में हम आफ्टर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है, वी विल डू दैट, ठीक है। तो आज तक का तो टॉपिक बेटा हम यही खत्म करते हैं, हम बाकी की क्लास नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच।